जय हिंद बच्चों। तो हम लोग आज नीट 2020 के सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने 22 सवालों के सॉल्यूशन आपको बताए थे। उसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था बेटा कि अब तक की जो पेपर एनालिसिस हुई है उसमें फिजिक्स का पेपर काफ़ी ईजी आया था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई बहुत ट्रिकी सवाल नहीं आए थे। ये हम लोगों ने अपने 22 सवालों में भी देखा। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अंकित पांडे आप सभी लोगों का अपने वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है बेटा कि द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बेटा ये केटीजी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। केटीजी में स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह यूज किया जाता है, जिसका रिजल्ट होता है बेटा हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 1/√2 n पाई d स्क्वायर। ये मेरा आंसर होगा। सिंपली फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया था। जैसा कि मैंने कहा कि बेटा कुछ भी नया इस पेपर में नहीं पूछा गया है, काफ़ी जनरल सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार मैच। अगला सवाल है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 इंटू 10⁻⁻² नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो मेरे पास जो वेवलेंथ है बेटा वो दी गई है 1.227 इंटू 10⁻⁻² नैनोमीटर। इसको चाहे तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा बेटा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है पार्टिकल के लिए? 12.27 डिवाइडेड बाई √v एंगस्ट्रॉम, या लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ की वैल्यू पुट करो बेटा इसमें 0.1227 बराबर 12.27 अपॉन √v, या लिख सकते हैं √v बराबर 12.27 डिवाइडेड बाई 0.1227। ये यहाँ आएगा 10⁻² इंटू ये यहाँ जाएगा 10⁻⁴। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा। √v बराबर आ गया 10⁻²। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा v बराबर 10⁻⁴ वोल्ट। ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 10⁻⁴ वोल्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि इन अ गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension is B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बीट का है। वेव्स में पढ़ाया जाता है बेटा। मैकेनिकल वेव में एक टॉपिक है आपका बीट्स, जो कि आपका बताता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स विद टाइम डिफरेंस। ठीक है ना। जैसे वहाँ पर क्या कहते हैं, दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं हम लोग के। एक इंटरफेरेंस जो होता है आपका स्पेशल इंटरफेरेंस कहलाता है, एक आपका टाइम इंटरफेरेंस कहलाता है। टाइम इंटरफेरेंस जो होता है उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग बीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बीट की कहानी ये है बेटा कि कह रहा है कि मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं A एंड B, इसमें से दोनों को वो किया जाता है, बजाया जाता है, और बीट फ्रीक्वेंसी जो मिलती है बेटा वो 6 हर्ट्ज मिलती है, और जो ए की फ्रीक्वेंसी है वो 530 है। बी की बेटा अननोन है। ठीक है ना।
फिर उसके बाद कह रहा है कि व्हेन टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। पहले 6 थी, बाद में बढ़ गई। क्लियरली अगर आप देखो तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 530 प्लस 6 होगी और या तो 530 माइनस 6 होगी, यानी 536 हर्ट्ज होनी चाहिए या फिर 524 हर्ट्ज होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसमें से कौन सी होगी। तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रिंग में टेंशन के। टेंशन बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेंशन घटाओगे फ्रीक्वेंसी घट जाती है। यहाँ पर टेंशन को डिक्रीज किया जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, घटेगी, और बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है बेटा, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब 524 हर्ट्ज आपका आंसर होगा। कथा समझ में आई कि नहीं आई? 2 केसेस होते हैं, एक लोडिंग का केस होता है और एक अनलोडिंग का केस होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका टेंशन लगातार घट रहा है, इसका मतलब यहां पर कम वाली फ्रीक्वेंसी हमारी। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा हमारा। 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज नियरली। तो अगर आप देखें तो जो VRMS दिया गया है वो है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस दे दिया गया है बेटा 40 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एक बात तो पता है कि VRMS बराबर हो जाएगा IRMS इंटू Z। Z की अगर मैं बात करूँ तो सर्किट यहाँ पर प्योरली कैपेसिटिव है, तो यहाँ पर जो भी Z होगा वो ZXC के बराबर होगा और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/ωc, ठीक है। यहाँ पर और अच्छे से इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं 2πfc। तो Z की वैल्यू बेसिकली 1/2πfc आ गई। F पता है, C पता है, पाई की वैल्यू पता है बेटा, वैल्यू पुट करनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 200 बराबर IRMS इंटू 1/2πfc। ये 2πfc उधर जाएगा, आपको IRMS की एक शुद्ध वैल्यू मिलेगी बेटा। देख लेते हैं क्या है। 200 इंटू 2 इंटू 3.14, 50 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6, ठीक। चेक कर लिया जाए इसको, वैल्यू क्या आएगी। RMS इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये हो गया 400 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 2000 इंटू 10 की पावर -6। तो बेटा 3 0 ये 2 0 ये बचा, यहाँ कितना 1। तो IRMS इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -1, which means 8 into 3.14 into 10 की पावर -1। यानी कुल मिला के 25.12 इंटू 10 की पावर -1, या लिख सकते हो 2.5 एम्पियर। ये मेरा आंसर होगा, ठीक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन बेटा। एक बार देख लीजिए आप लोगों के आंसर सही हैं कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन अ PN जंक्शन डायोड इज ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायस ओनली, रिवर्स बायस ओनली, बोथ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ध्यान से सुनना बेटा, जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो क्या होता है कि
रिवर्स बायस में जो पोलैरिटी होती है बेटा वो अपोजिट होती है, यानी कि समझना इस बात को, जैसे ये बनाते हैं हम लोग ऐसे, तो ये बीच में डिप्लीशन रीजन होता है। अगर मैंने कहा कि यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स आपका ये P है, ये N है, ठीक है, तो अगर P है तो P पर मैंने नेगेटिव पोलैरिटी लगा दी और यहां पर पॉजिटिव लगा दी, तो क्या ये रिवर्स बायस में नहीं होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। रिवर्स बायस का मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स बजाय इधर जाने के लीक करके क्या करेंगे, इस तरफ आते चले जाएंगे, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन चौड़ी हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब डायोड रिवर्स बायस में होगा तभी डिप्लीशन रीजन क्या होगी बेटा, चौड़ी होती चली जाएगी। आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला सवाल है, द ब्रेवेस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी, IB बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बेटा, ये एक रेंज होती है, ठीक है ना, और रेंज क्या होती है ये देख लेते हैं हम लोग। इजी सा है, कोई टफ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा सवाल हो सकता है। ये मेरी लाइट रे बेटा इंसिडेंट हुई, मान लेते हैं ब्रेवेस्टर एंगल पर ही हुई है, तो ब्रेवेस्टर एंगल पर होगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री तय है, ठीक है। ये IB है तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी क्या होगा, IB होगा। ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R। इस इंटरफेस को एयर मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मान लेते हैं बेटा, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मीडियम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, इस लाइन की, तो ये तीनों मिलकर 180 डिग्री मुझे दे रहे हैं, यानी कि IB प्लस 90 डिग्री प्लस R बराबर 180 डिग्री। तो यहां से मुझे मिल गया IB प्लस R बराबर 90 डिग्री, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ के अलावा कुछ लगा नहीं सकते अब, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे बेटा, N1 साइन IB बराबर N2 साइन R। यहां पर N1 की जगह हो जाएगा 1, साइन IB को वैसे ही रहने दो, N2 की जगह हो जाएगा म्यू, और साइन R की जगह बेटा 90 माइनस I रखा जा सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन IB बराबर म्यू कॉस IB। तो यहां से हम लोग को मिल गया बेटा tan IB बराबर म्यू। अब अपने पास में दो इक्वेशन है और हम लोग को कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो थोड़ा सा पहली इक्वेशन को देखो, तो पहली इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो IB बराबर आएगा बेटा 90 माइनस R, ठीक है, और R 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर R 0 के बराबर नहीं होगा तो IB की कोई भी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, यानी IB हमेशा 90 से कम होगा। ये पहली इक्वेशन का रिजल्ट है, यानी कि जो ब्रेवेस्टर एंगल का एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है अपने को वो 90 डिग्री से कम मिलेगा। अब कितने से ज़्यादा होगा उसके लिए मैं दूसरी इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ। tan IB बराबर म्यू है। अच्छा, ये डेंसर मीडियम है, ये एयर है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, इसका मतलब है म्यू इज ग्रेटर देन 1, और म्यू ग्रेटर देन 1 तो tan IB ग्रेटर देन 1। इसका मतलब tan IB अगर ग्रेटर देन 1 तो IB इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। आई बात समझ में? तो हम लोग के पास में रेंज क्या हो जाएगी बेटा, तो अपनी रेंज आ गई बेटा, IB जो है वो बड़ा होगा 45 डिग्री से और छोटा होगा 90 डिग्री से। ये आप लोग का आंसर है, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या हो बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं।
कोई डाउट? अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा रेंज वेंज निकालना पड़ा था इसमें, तो बाकी खैर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ, ये पोलराइजेशन वाले टॉपिक में आता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम में बहुत आसान है बेटा। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है और एक्सेलरेशन होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या फिर मैं लिख सकता हूं ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी, या फिर इसको लिखा जा सकता है ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी। ठीक है, क्लियरली यहां से यहां का फेज डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? पाई। आई बात समझ में? ठीक है ना भाई। एसएचएम में क्या होता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डायरेक्शन वाइज भी अगर देखो तो लॉजिक लगा के भी देख सकते हो बेटा। अरे ये रिलेशन आप लोग को पता है ना भाई, x इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये माइनस साइन क्या शो करता है? डायरेक्शन ही तो बताता है। ठीक है ना, और अगर डायरेक्शन बता रहा है तो बहुत क्लियर है, दोनों अपोजिट है, 180 डिग्री पे चल रहे हैं दोनों एक दूसरे से। क्लियर है बात कि नहीं? हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं और बाकी तो आपके पास में मैथमेटिक्स है ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अगला सवाल है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 into 10 की power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of sphere? सवाल बहुत क्लियर है बेटा। ये एक स्फीयर है, इससे आउटसाइड पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है और इस पर जो चार्ज है वो चार्ज आपको दिया है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। तो भाई स्फीयर के आउटसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आता है तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और पॉइंट चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर E बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, कुछ कटेगा? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 जा 15, कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो हमारे पास बचा क्या? ये ऊपर जाएगा 9 4 13, तो बचा हमारे पास में E बराबर 3.2 बटे 25 इंटू 10 की पावर 13 माइनस 7, या फिर E बराबर 3.2 बटे 25 इंटू 10 की पावर 6। ठीक, और 10 की पावर 6 में से अगर मैं 3.2 को वैसे ही रहने दूं, 25 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 4, तो गलत तो नहीं है भाई? ये हो गया 4। आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। E बराबर 4 दूनी 8, 4 3 12.8 इंटू 10 की पावर 4, या लिख सकते हो 1.28 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत सिंपल था बेटा, फॉर्मूला बेस्ड था। जो कैलकुलेशन है वही थोड़ी बहुत है, तो वो तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताई है, आप लोग तो फास्ट में करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। With the introduction of dielectric medium, the capacitance become 30 माइक्रोफैरड। The permittivity of the medium आपको दी गई है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12।
सॉरी, परमिटिविटी ऑफ एयर दी गई है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपसे कह रहा है कि निकालो। चलो भाई देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, बहुत बेसिक सा सवाल है बेटा, कुछ है नहीं इसमें। हम लोग को ये पता है कि जो मीडियम की परमिटिविटी होती है और जो एयर की परमिटिविटी होती है वो हमको देती है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। और जो एयर में कैपेसिटेंस है बेटा सी नॉट, वो मेरे पास है 6 माइक्रोफैरेड, और जो मीडियम में है वो 30 माइक्रोफैरेड। हमको ये पता है कि C बराबर होता है बेटा के सी नॉट, ठीक है। तो C हो गया आपका 30 K इंटू 6, K बराबर 5 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही चीज को डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, एप्सिलॉन बटे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 बराबर 5, या एप्सिलॉन बराबर हो गया बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 5, या एप्सिलॉन बराबर 25/2 = 44 इंटू 10 की पावर -12, या एप्सिलॉन बराबर लिख सकते हो बेटा 4.425 इंटू 10 की पावर -11 यूनिट आप लोग देख सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें 0.044 है, तो 0.044 फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा हमारा, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.9 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। ये और आसान सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं था, जैसे नॉर्मली घटा देते हैं वही करेंगे बस, ठीक है। देख लेते हैं बेटा 9.99 0.00 और एक 0 और है शायद, नहीं 9, यहाँ 0 बढ़ा दो, ये आ गया 1, 8, 9, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा आंसर होगा 9.98 मीटर, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा, a series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and voltage is pi/3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi/3 between the current and voltage. The power factor of the circuit is. अगर इसको सिंपली समझो तो फेज डिफरेंस दोनों ही केस में बराबर है। दोनों ही केस में बराबर होने का मतलब पहली बार जब इन्होंने L को रिमूव किया है तो बेटा tan फाई क्या आएगा, XC/R, ठीक है। दूसरे केस में जब इन्होंने C को रिमूव किया है तो XL/R आ जाएगा, और ये दोनों ही आपको कितना दे रहे हैं बेटा pi/3, यानी फाई की वैल्यू दोनों ही केस में कितनी है pi/3। इसका मतलब है कि ये रिजोनेंस का केस है, और रिजोनेंस में बेटा जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है विच इज इक्वल टू R के, और जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है तो उस समय आपका पावर फैक्टर cos थीटा हो जाता है 1, ठीक है। मैक्सिमम होता है बेटा पावर फैक्टर उस समय, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, फोर्थ ऑप्शन। बात कर लेते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर, ठीक। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर, और जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन हो गया बेटा mLT⁻²,
एरिया का डायमेंशन हो गया L² ml पावर -1 T पावर -2। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा आपका 34 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 35। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। तो मुद्दा देखो फ्रीक्वेंसी का ही है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फिर इन्होंने इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बदला और आधा कर दिया। तो आधा कर दिया, जो भी कर दिया, अगर ये वैल्यू लेस देन न्यू नॉट आती है तो चाहे जितनी इंटेंसिटी प्रोवाइड करा दो बेटा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मुद्दे की बात ये है, जिसकी वजह से कोई भी करंट नहीं आएगी, करंट शून्य रहेगी। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन न्यू नॉट हो गया तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगी और जो करंट होगी वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट रखती है। क्लियर है बात? तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो भाई। न्यू डैश बराबर 1.5 टाइम्स न्यू नॉट बाई 2, 0.75 टाइम्स न्यू नॉट, यानी न्यू डैश इक्वल टू 0.75 न्यू नॉट आया। ठीक है, जो कि न्यू नॉट से कम है, इसलिए बेटा कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा और जिसकी वजह से किसी प्रकार की फोटो करंट नहीं आएगी। तो आंसर होगा बेटा 0। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 36। कहता है द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बेटा ऐसा सिर्फ 2 ही लोगों के पास में होता है, पहला इंसुलेटर और दूसरा सेमी कंडक्टर्स के लिए। क्लियर है बात? तो इसमें देख लो कौन सा आंसर है, पहला ही आंसर है, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। फिर आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। Which of the following graph represents the variation of resistivity with temperature T for copper? एक रिलेशन आप लोगों को बेटा लिखवाया गया होगा और ये रिलेशन आपका होता है रो इक्वल टू रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। कॉपर के केस में अगर टेम्परेचर लो है तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फॉलो करेगा और रो वर्सेस टेम्परेचर का है ना भाई ग्राफ, हाँ, रो वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो बड़े आराम से एक एक्सपोनेंशियल की तरह मिलेगा और कुछ ऐसे पास करेगा। ठीक है ना, लीनियर ग्राफ नहीं होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ तो ये लिखवाया गया है रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इन केस ऑफ कॉपर लो टेम्परेचर होगा बेटा, तो याद रखिए आपको ये वैल्यू फॉलो करेगा ना कि ये। आई बात समझ में? अच्छा, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत आसान सवाल है। लॉज ऑफ मोशन के पुली वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वही क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि 2 बॉडीज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर टाइड टू द 2 ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity g is. डायग्राम ये है बेटा आपका। एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है। ठीक है ना, एक की वैल्यू 4 किलो है और एक की वैल्यू 6 kg है। तो चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट कर लो।
डायरेक्ट करने के लिए बेटा a बराबर g ब्रैकेट में m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको अप्लाई कर सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 6g नीचे, t ऊपर 4g नीचे, इसमें से बड़ा वाला ब्लॉक जो है बेटा वो नीचे जाएगा, तो आएगा इक्वेशन 6g माइनस टी बराबर 6 से, सिंगल पुली है बेटा इसलिए एक्सेलरेशन में वेरिएशन नहीं होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी बेटा t माइनस 4g बराबर 4a। चाहो तो इससे सॉल्व कर लो, चाहो तो इससे सॉल्व कर लो, दोनों से सेम वैल्यू ही आएगी, ठीक है। पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। a बराबर g ब्रैकेट में 6 माइनस 4 बटे 10, तो यहाँ से मिल गया a बराबर g इंटू 2/10 दैट इज 5, a बराबर g बाई 5, ये मेरा आ गया आंसर। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूँ तो इक्वेशन 1 माइनस 2 या सॉरी जोड़ दे दोनों इक्वेशन को, तो 6g माइनस 4g बराबर 10a, यहाँ से आपको मिल गया 2g बराबर 10a बराबर g बाई 5। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 39। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता इसमें होगा आप लोग को, इजी सा सवाल था बेटा, बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 40 है, A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge, आपसे कह रहा है कि पिच बताइए, ठीक है। तो जो लीस्ट काउंट होता है उसी में पिच आ जाता है बेटा। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट बराबर पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर है? लीस्ट काउंट हम लोग को दिया है 0.01 mm बराबर पिच हमें चाहिए, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आपको पता है बेटा 50 यहाँ रख लो, तो पिच आपको मिल गया 0.01 इंटू 50। सॉल्व करोगे बेटा, एक 0 इधर चला गया, 0.5 mm। ठीक है भाई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। इन YDSC if the separation between the coherent sources is halved and the distance of the screen from coherent source is doubled then the fringe width become, ये भी बहुत आसान है बेटा, 99.99% स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को अपनी क्लास में फेस किए होंगे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ते होंगे तो, ठीक है ना। करीब करीब सभी लोग कराते हैं। बेसिकली फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है बीटा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लीनियर फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो डी डैश है वो d/2 हो गई और जो कैपिटल डी है बेटा वो 2 टाइम्स ओरिजिनल डिस्टेंस के हो गई। ये बेटा स्क्रीन और सोर्स के बीच की दूरी है और ये बेटा सोर्स के बीच की दूरी है, ठीक। इन दोनों को उठाकर अगर मैं नई वैल्यू में पुट करूं तो लैम्डा कैपिटल डी यानी 2 टाइम्स डी अपॉन d/2, तो यह मैं लिख सकता हूं बीटा डैश बराबर 4 टाइम्स लैम्डा कैपिटल d/d। लैम्डा कैपिटल d/d बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बीटा डैश बराबर हो गया 4 टाइम्स बीटा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। जो फ्रिंज विड्थ है वो 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है कि फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज, ट्रुथ टेबल बनानी है दिए गए लॉजिक गेट की, बना लेते हैं, आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं बेटा क्या है। हमारे पास में 2 नॉट गेट है,
ठीक है, और इनसे एक नॉर गेट जोड़ दिया गया है। आउटपुट आपका y है, इनपुट आपका a और b है। ठीक, a b y। एक तरीका तो ये है कि सिंपली बनाओ, यहाँ पर लिखते जाओ और उसके बाद चेक कर लो। जैसे बेटा a पर 0 रखोगे तो आउटपुट पे 1 देगा, b पर 0 रखोगे तो आउटपुट पे 1 देगा। इन दोनों का समेशन यहाँ पर 1 1 आएगा। इनपुट पे आना चाहिए 1 लेकिन आएगा क्या 0। तो इसका मतलब है आपने यहाँ रखा 0 0, इसने दिया 0। ठीक, फिर अगला रख लो। अगले में देख लो बेटा, यहाँ पर आपने दिया 1, यहाँ पर आपने दिया 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, ये आया 0, ये 1, 0 1 1 आना चाहिए लेकिन क्या आएगा 0। इसका मतलब a पर 1, b पर 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक, फिर अगला देख लेते हैं बेटा, यहाँ 1 दे दो, यहाँ पर 0 दे दो, तो यहाँ पर बेटा 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ये 1 हो गया, ये 0 आना चाहिए 1 लेकिन फिर से क्या आएगा 0, यानी 0 1 0। लास्ट दोनों पे 1 दे दो, 1 दोगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0 0 0 आना चाहिए लेकिन आएगा क्या 1, यानी कि तो ये आपका एंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, आउटपुट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से आप अपना ऑप्शन मैच करा सकते हैं बेटा। अगला सवाल है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज। एनर्जी इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, E बराबर mc² लगेगा बेटा। मास दिया गया है, c² करना है, आंसर आ जाएगा आपका E बराबर mc², E बराबर 0.5 इंटू 10 की पावर -3, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया बेटा, मास 0.5 ग्राम ही है, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो E बराबर आ गया बेटा 4.5 इंटू 10 की पावर 13 जूल। ये मेरा आंसर। फिर अगला सवाल है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। सिंगली आयनाइज नियॉन एटम, हाइड्रोजन एटम, सिंगली आयनाइज हीलियम एटम, ड्यूट्रॉन एटम। सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, क्योंकि बेटा केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही बोहर जो मॉडल है वो वैलिड होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। फिर बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2, R1 equal to 1.5 times R2 through 1 Kelvin are in the ratio। एक बार और सवाल देख लेते हैं, the quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2, R1 बराबर 1.5 times R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री की प्रॉब्लम है। देख लेते हैं बेटा, जो भी हीट सप्लाई की जाती है किसी सॉलिड को, वो Q बराबर ms डेल्टा T के हिसाब से होती है। दो स्फीयर हैं Q1 एंड Q2, दोनों के मासेज अलग अलग हैं। ठीक है, कॉपर के हैं इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, और चेंज इन टेम्परेचर बेटा 1 केल्विन का है तो 1 केल्विन ही रहेगा, यानी इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो Q1 अपॉन Q2 बराबर M1 अपॉन M2। ठीक, अब मास की अगर मैं बात करूं तो मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम की बात करें, स्फीयर है बेटा तो 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू डेंसिटी रो, 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू रो। रो से रो कैंसिल, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। अल्टीमेटली हीट का रेशियो आ गया बेटा Q1 अपॉन Q2, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब।
जहां R1 बराबर 1.5 टाइम्स R2 दिया है। ठीक, अगर मैं इसको उठा के पुट कर दूं तो मेरे को रिलेशन मिल जाएगा जो हमें चाहिए, Q1 अपॉन Q2 बराबर 1.5 टाइम R2 का होल क्यूब बटे R2 का होल क्यूब। R2 क्यूब कैंसिल हो गया बेटा। Q1 अपॉन Q2 बराबर 1.5 बटे दशमलव हटाओगे 10 10 10। ठीक है, 5 से काटो, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10। Q1 अपॉन Q2 आ गया बेटा आपका 27/8। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है। बाकी डेसिमल में आपका आंसर आएगा। रेशियो मांग रहा है तो डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं, फ्रैक्शन काफ़ी है। 27/8 आपका ऑप्शन है। इसी के साथ आपके 45 क्वेश्चन बेटा समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा और कुछ लोगों के इसमें कुछ आंसर सही हुए होंगे, कुछ आंसर इसमें गलत हुए होंगे। घबराने वाली बात नहीं है, सबको दूसरा मौका मिलता है, आपको ही मिलेगा। इस बार गलती हुई है, अगली बार सही करिए। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा है बेटा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।